तो चलिए आज हम थेल्स थ्योरम को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा स्टेटमेंट है। इसे ही हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं और इसे ही हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ए, बी और सी। किसी भी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींचा गया है, यानी कि बीसी के समांतर एक ऐसे करके रेखा खींचा गया है, जिसका नाम हम रख लेते हैं डी और ई। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है जिसका नाम है डी और ई। ये जो रेखा डी और ई है वो ए बी को ई बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको प्रूफ करना है कि प्रतिच्छेद करने के बाद ये दोनों भुजा जो है ना वो समान अनुपात में विभाजित होगी, यानी ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। आइए, सबसे पहले हमें दिया गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई बीसी के समांतर है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समांतर डीई है, बीसी समांतर डीई है, तथा ये जो डीई है वो ए बी पर डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो लिख लेते हैं तथा डीई ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा ई, बिंदु डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां तक मेरा गिवन हो गया। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो ए बीसी के समांतर डीई जो खींचे गए हैं रेखा है, ये इस दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये प्रूफ करना है। तो हम यहां लिख लेते हैं प्रूफ करना है एडी अपॉन डीबी, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। तो इसके लिए कुछ रचना करना होगा। आइए रचना कर लेते हैं। आइए देखिए हम रचना क्या करते हैं, सबसे पहले D और C को मिला लेते हैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से, और E और B को मिला लेते हैं इस तरीके से डॉटेड लाइन से। रचना में पहले क्या करना है, D C को मिलाना है तथा E और B को मिलाना है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या होगा, इस पूरे AB पर एक लंब खींचना है। इस पूरे AB पर आपको एक लंब खींचना है जिसका नाम रख देते हैं F, और उसी तरीके से पूरे EC पर एक लंब खींचना है जिसका नाम रख देते हैं G। देखिएगा क्या करना है, AB पर लंब खींचना है जिसका नाम है F, या बिंदु है F, यानी कि EF लंब खींचना है किस पर, AB पर, और DG लंब खींचना है AC पर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि EF लंब AB तथा DG लंब किस पर है, ये AC पर। इतना हो गया। और क्या करना है, D C को मिलाना है और E B को मिलाना है, तथा यहां पर लिख लीजिए और D C को DC एंड BE को मिलाए। तो इतना आपका रचना में हो गया। सबसे पहले क्या करना था,
आपको AB पर EF लंब खींचना था और AC पर DG आपको लंब खींचना था। देखिए ये लंब क्यों खींचना था, अब ये समझिएगा। जैसे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है, जैसे ये हम त्रिभुज एक ले लेते हैं जिसका नाम है A, ये B और ये C है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार अगर मेरा BC है तो ऊंचाई क्या होगा, तो BC पर जो लंब खींचेंगे इस तरीके से, मान लेते हैं ये A है, ये D है, तो ये मेरा हो जाएगा ऊंचाई। तो जिस आधार पर जो ऊंचाई खींचा जाता है तो वो लेते हैं, जैसे 1/2। इस त्रिभुज के लिए आधार अगर हम BC लिए हैं तो BC के लिए जो खींचा गया है AD, वो उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम AC को हम आधार ले लेते हैं और इसी के ऊपर हम लंब खींच देते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है E, तो यहां पर मेरा हो जाएगा 1/2 इंटू आधार मेरा हो गया AC, तो ऊंचाई मेरा AD नहीं होगा, ऊंचाई मेरा AE हो जाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो चलिए यहां पर तो आराम से आपको आधार और ऊंचाई मिल रहा था तो आप लिख ले रहे थे, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये A, ये B, ये C, इस पर तो आधार है BC, लेकिन ऊंचाई आपको नहीं मिल पाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और यहां से हम ऊंचाई को खींचते हैं, इसका नाम रखते हैं D। उस कंडीशन में इस वाले त्रिभुज के लिए आधार मेरा BC होता है तो ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, AD। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार क्या है, BC, तो इस कंडीशन में ऊंचाई क्या होगा मेरा, AD। ठीक है, तो इसका आगे काम आएगा। तो चलिए देखते हैं। रचना हो गया, तो आइए आप प्रमाण नाम में आते हैं। प्रमाण में, ठीक है, तो प्रमाण में सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, AD निकालना है और DB निकालना है, यानी आपको AD/DB प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो AD है, अगर हम ये वाला त्रिभुज ले ले ADE, इस त्रिभुज में आपका AD आता है। ठीक है, और अगर हमको DB लेना है तो DB लेने के लिए DEB, ये त्रिभुज में मेरा DB आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको AD चाहिए, आपको क्या चाहिए, AD/DB, तो AD निकालने के लिए आपको ये वाला त्रिभुज लेना होगा, ऊपर वाला ADE त्रिभुज लेना होगा, और आपको DB निकालने के लिए आपको ये वाला त्रिभुज लेना होगा। ठीक है, तो ये दोनों का क्या है, यहाँ पर अनुपात है, यानी बटे में है, तो आपको इस दोनों त्रिभुज का भी क्या लेना है, अनुपात लेना है। तो आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, अब हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, ये वाला तो त्रिभुज लिख लिए हैं, अब नीचे वाला त्रिभुज लेना होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। आइए, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार। देखिए ADE, अगर आप इसका बेस DE लेते हैं तो DE पे जो लंब खींचा जाएगा आपको वो लेना होगा, लेकिन आपको क्या लेना है, आधार को लेना है AD, आधार को क्या लेना है, AD लेना है। तो यहां लिख लेते हैं आधार AD, तो आधार होगा, उसके बाद ऊंचाई। तो देखिए ये जो AB है, इस AB पर एक लंब है आपका EF, क्योंकि रचना में अभी हम देखे हैं कि EF जो है वो AB के ऊपर लंब है, EF क्या है, AB के ऊपर लंब है। तो जब वो AB के ऊपर लंब है तो कंफर्म है कि ये AD के ऊपर भी लंब होगा, इसलिए इस AD के लिए मेरा लंब क्या हो जाएगा, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, EF। तो यहां पर हम लिख लेंगे EF, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहां पर अब एरिया निकालना है DBE का, तो वहां हो जाएगा 1/2 इंटू, फिर वापस से आधार। इस वाले त्रिभुज के लिए आधार तो तीनों हो सकता है, लेकिन इसी को लेना है, क्योंकि इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पर ये वाला त्रिभुज में ये आधार हो गया DB, हम यहाँ लिख लेते हैं आधार क्या हो गया, DB। तो देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज पे कोई ऊंचाई नहीं है, तो आप देख रहे हैं ना, जब बेस को आगे बढ़ाया गया तो इसके ऊपर ऊंचाई लिया गया है कौन सा, EF। तो इसीलिए इस त्रिभुज के लिए, इस आधार के लिए ऊंचाई क्या होगा, EF होगा। तो यहाँ पर हो गया EF, तो EF कट गया और 1/2 कट गया, तो आपका आंसर यहाँ बचेगा AD/DB। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो देखिए ये वाला आपका प्रूफ हो चुका है AD/DB।
ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, AE बटे EC। तो देखिए AE बटे EC, तो ये AE है और ये EC है। तो अब क्या करना है, आपको वापस से ADE ही लेना है, ADE ही लेना है, और आधार उसके लिए क्या लीजिएगा, AE। और आपको अब त्रिभुज लेना होगा EDC। EDC का आधार आपका क्या हो जाएगा, EC, और आपका वो भी आसानी से निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार वापस से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DE। एरिया ऑफ त्रिभुज आप लेना है आपको EDC। EDC फॉर्मूला सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए इस वाले त्रिभुज के लिए पहले हम आधार लिए थे AD को। किसको लिए थे, AD को। लेकिन AD अब नहीं लेना, अब आधार लेना आपको AE को लेना है। आधार क्या लेना है, AE। और देखिए AE है तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगा, DG होगा, क्योंकि देखिए AC पर लंब कौन है, DG। यहां लिखा हुआ है DG लंब AC रचना में, इसीलिए DG क्या है बाबू, लंब है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं लंब जो है DG है। फिर नीचे वापस 1/2 गुना। अब इस वाले त्रिभुज के लिए आधार मेरा क्या होगा, EC होगा। आधार क्या होगा, EC। आधार क्या हो जाएगा, EC। अब इसके लिए ऊंचाई, तो देखिए पूरे के ऊपर AC के ऊपर लंब कौन है, DG है। तो उसी तरीके से जब हम EC को आगे बढ़ाएंगे तो दिखेगा आपको कि DG इसके ऊपर क्या है, लंब है। तो 1/2 गुना EC गुना DG। तो वापस से DG कट गया, आपका क्या आ गया, AE बाय EC। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो पहला वाला कंडीशन में ये त्रिभुज लिए थे और दूसरे वाले कंडीशन में ये वाला त्रिभुज लिए हैं। आप क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा, ये L है ये M है, दोनों आपस में समांतर है, उस कंडीशन में ये मान लेते हैं आपका B है और ये C है, इसके ऊपर एक त्रिभुज खींचा गया है। कौन सा, ABC त्रिभुज खींचा गया है, और इसी पर एक और त्रिभुज खींचा गया है, इसका नाम लेते हैं D। तो देखिए DBC और ABC ये 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। दूसरा कंडीशन कि इस वाले त्रिभुज का बेस आपका BC है। ध्यान से देखिएगा कि इस वाले त्रिभुज के लिए बेस आपका BC है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी बेस आपका BC है, यानी समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज है। इसका मतलब इस दोनों त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल हमेशा बराबर आएगा। क्या आएगा, बराबर। ये क्लास 9th का एक थ्योरम है कि समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित 2 त्रिभुज जिसका आधार सेम हो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चलिए हम यहां पर लिख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये वाले त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है, दोनों का आधार DE है। दोनों का आधार क्या है, DE है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित, क्योंकि DE समांतर क्या है, BC। क्वेश्चन में कहा है कि DE समांतर क्या है, BC। जब DE समांतर BC है और दोनों का आधार सेम है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एरिया ऑफ ये त्रिभुज यानी DEB और इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन मान लिए हम 3।
कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों त्रिभुज मेरा क्या आ गया, बराबर आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, जब ये मेरा त्रिभुज बराबर आ गया तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के एरिया के बराबर है और इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर है। तो आइए देखिएगा, यहाँ पर समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। तो हम रखेंगे कि क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख देंगे। जैसे समीकरण यहाँ पर 2 है, कह रहा है एरिया ऑफ ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी। तो ई डी सी जो है वो किसके बराबर है, डीबी। तो इसके जगह हम डीबी रख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर, चलिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 2 को लिख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ई डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अभी देखिए ए डी ई किसके बराबर है, ई डी सी किसके बराबर है, डी बी सी के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज ये डी ई डी सी के जगह हम लिख देते हैं डी बी सी, क्योंकि बराबर है, डी बी ई है सॉरी, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इसको समीकरण मान लेते हैं 4। अब आप यहां ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 और 4 को। समीकरण 1 देखिए, ए डी ई बटे डी बी ई, ए डी ई बटे डी बी ई, यानी कि आपका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, आपका बराबर होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 4 से इधर वाला बराबर है तो नो डाउट इधर वाला भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 4 से लिखेंगे एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी। तो यहां पर हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा।